लगातार पांचवें दिन शुक्रवार को बाजार फिर गिरा और पिछले 5 दिनों में शेयर बाजार में निवेशकों के कुल 13 लाख करोड़ रुपए से अधिक स्वाहा हो गए। नमस्ते, मैं हूं रविंद्र गौतम और आपके सामने मैं फिर हाजिर हूं शेयर बाजार का लेखा जोखा लेकर, जिसे कल किसी कारणवश मैं नहीं कर पाया था, लेकिन आज प्रस्तुत हूं। और जो साप्ताहिक विश्लेषण जो आप शनिवार को रोज सुभाष जी के साथ देखते हैं, वह कल आप तक पहुंचेगा, क्योंकि वह इस वक्त चेन्नई में एक कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहे हैं। तो बढ़ते हैं आगे। शुक्रवार 9 जनवरी को बाजार ने लगातार 5वें दिन गिरावट दर्ज की। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार और शुक्रवार पिछले 5 सत्रों में कुल मिलाकर सेंसेक्स 2186 अंक यानी कि 2.5% नीचे आ गया है और निवेशकों की संपत्ति से 13 लाख करोड़ रुपए निकल गए, नुकसान हो गया, डूब गए। सिर्फ 9 जनवरी को ही 4 लाख करोड़ रुपए से अधिक की कमाई सुहा हो गई थी, जैसा मैंने आपको बताया था थर्सडे को। दोस्तों, अगर आप शेयर बाजार में निवेश करते हैं तो यह समय बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाजार में क्या चल रहा है और क्यों चल रहा है और आगे क्या होगा, इन सब का पूरा विश्लेषण हम आप तक लेकर आ रहे हैं। एपिसोड अंत तक आप अवश्य देखें, क्योंकि हम कुछ ऐसे टिप्स भी देंगे जो इस वोलेटाइल मार्केट में आपके पोर्टफोलियो को बचा पाने में कामयाब भी मिल सकती है, कामयाबी दे सकते हैं। अगर आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए और कमेंट में बताइए कि पिछले 5 दिनों की गिरावट से आपके पोर्टफोलियो कितना प्रभावित हुआ है, कितने % लाल है या कितने % हरा है, तो पता लगेगा कि आप कितने एक्सपर्ट ट्रेडर हैं। तो बढ़ते हैं आगे। सेंसेक्स और निफ्टी लगातार 5वें दिन लाल निशान में बंद हुए। सेंसेक्स 0.72% गिरा, निफ्टी 0.75% गिरा, बीएसई मिड कैप 0.90% गिरा और स्मॉल कैप 1.74% गिर गए, यानी कि 0.2%। यह गिरावट ग्लोबल सेंटीमेंट, अमेरिकी टैरिफ की चिंताओं, एफआईआईज की लगातार सेलिंग और तीसरी तिमाही के नतीजों से पहले सतर्कता की वजह से आई है। पिछले 5 दिनों में कुल नुकसान 13 लाख करोड़ रुपए से अधिक का हुआ है और मार्केट कैप 481 लाख करोड़ से घटकर 468 लाख करोड़ के नीचे पहुंच गया है, यानी 2025 सितंबर के बाद सबसे खराब वीक रहा है ये। अब सबसे बड़ा सवाल, आखिरकार बाजार क्यों गिर रहा है, जो सबके मन में आता है। मुख्य वजह फिर वही है, अमेरिकी टैरिफ की आशंका जो सबसे बड़ी है। उसके बाद 7 जनवरी को एक रिपब्लिकन सीनेटर, जैसा मैंने आपको बताया था कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस सैंक्शन बिल को हरी झंडी दे दी है। इस बिल से रूसी तेल खरीदने वाले देशों पर कम से कम 500% का टैरिफ लग सकता है। भारत रूस से सस्ता तेल आयात करता है, इसलिए हम पर इसका सीधा असर पड़ सकता है। इससे एक्सपोर्ट इंपोर्ट महंगा हो सकता है, इन्फ्लेशन और कंपनियों की लागत बढ़ सकती है। इसके अलावा एफआईआईज का जो लगातार आउटफ्लो चल रहा है वो, तो जनवरी में अब तक हजारों करोड़ रुपए की वो बिकवाली कर चुके हैं एफआईआईज। ग्लोबल बॉन्ड यील्ड्स बढ़ रही हैं, जियोपॉलिटिकल टेंशन है और Q3 रिजल्ट से पहले की ये आप सतर्कता समझ सकते हैं। तो सब मिला जुला है। बाजार कंसोलिडेशन फेज में है, ग्लोबल क्यूज कमजोर हैं, लेकिन घरेलू जीडीपी ग्रोथ मजबूत रहने की उम्मीद है। मिड कैप्स में रिकवरी दिख सकती है। दोस्तों, ऐसी गिरावटें आती और जाती रहती हैं, हम पहले काफ़ी लंबे समय से दिखते आ रहे हैं, लेकिन इनसे सीखना जरूरी है। अब देखते हैं कि निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स क्या कहते हैं। आज कुछ स्टॉक्स हरे निशान में रहे। एशियन पेंट्स 1.88% ऊपर, ओएनजीसी 1.16% ऊपर और एचसीएल टेक्स 0.94% ऊपर। ये स्टॉक कंज्यूमर, ऑयल एंड आईटी सेक्टर से हैं जो अपेक्षाकृत मजबूत दिखे, लेकिन 35 स्टॉक्स लाल निशान में बंद हुए। टॉप लूजर्स अडानी एंटरप्राइजेस 2.59% नीचे आया, एनटीपीसी 2.29% नीचे आया, अडानी पोर्ट्स 2.1% नीचे आया। ये इंफ्रा और एनर्जी सेक्टर से हैं जो टैरिफ और ग्लोबल क्यूज से पूरी तरह से प्रभावित रहे। सेक्टोरल इंडेक्स की अगर हम बात करें तो ज़्यादातर लाल निशान में रहे। निफ्टी रियल्टी 2.26% गिरा, ऑटो, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, एफएमसीजी प्रत्येक ही तीनों सेक्टर 1% से ज़्यादा नीचे रहे। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज 1% गिर गया, निफ्टी बैंक 0.73% गिरा और कितने पे 59,252 पर बंद हुआ।
लेकिन कुछ सेक्टर हरे में भी रहे, जैसे निफ्टी ऑयल एंड गैस 0.4% ऊपर, क्योंकि कल आपने क्रूड में देखा कैसे तेजी आई। आईटी 0.28% ऊपर रहा, पीएसयू बैंक 0.18% ऊपर रहा। ऑयल सेक्टर में थोड़ी राहत मिली क्योंकि कुछ क्रूड प्राइसेस में मजबूती दिखी, बल्कि मैं ये कहूँगा मजबूती के एक अच्छा जंप देखने को मिला। आईटी में Q3 नतीजों से उम्मीदें हैं। वॉल्यूम के मामले में सबसे एक्टिव स्टॉक वोडाफोन आइडिया 241.7 करोड़ शेयर ट्रेड हुए और इंडियन एनर्जी एक्सचेंज में 22.2 करोड़ शेयर ट्रेड हुए और यस बैंक में 11 करोड़। ये हाई वॉल्यूम स्टॉक्स ट्रेडर्स के फेवरेट तो हैं, लेकिन इनमें रिस्क भी बहुत ज़्यादा है। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो ऐसे स्टॉक्स में एंट्री से पहले टेक्निकल इसका अवश्य देख लें, पूरी रिसर्च अवश्य कर लें। बाजार की गिरावट के बीच भी कुछ स्टॉक्स ने कमाल किया, जो हमेशा करते हैं। बीएसई पर 9 स्टॉक्स 15% से अधिक उछले। क्रिस्टल इंटीग्रेटेड सर्विसेज, ऑसम एंटरप्राइजेस, नेशनल स्टैंडर्ड इंडिया, और फिर उसके बाद हम देखें मनकासिया एल्युमिनियम, यशो इंडस्ट्रीज। ये छोटे मिड कैप स्टॉक्स कंपनी स्पेसिफिक न्यूज से उछले, वहीं 2 स्टॉक्स 15% से अधिक गिर गए, टॉस द कॉइन और एलेकॉन इंजीनियरिंग। ये दिखाता है कि बाजार में हमेशा अपॉर्चुनिटी होती है, सावधानी भी हमारी जरूरी होती बरतनी, और हमें भी ढूंढना होता है कि अपॉर्चुनिटी कहाँ है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो की हम बात करें तो बीएसई पर 4,346 स्टॉक्स ट्रेड हुए और 1,065 में बढ़त देखने को मिली और 3,105 गिर गए और 176 में कोई बदलाव नहीं हुआ। मतलब बिकवाली का दबदबा रहा, लेकिन कुछ स्टॉक्स जैसा कहा मजबूत भी हुए। 52 वीक हाई की अगर हम बात करें तो 73 स्टॉक्स ने हाई छुआ, जैसे आयशर मोटर लगातार ऊपर बढ़ता जा रहा है, इंडस टावर्स, एमटीआर टेक्नोलॉजी, ये मजबूत फंडामेंटल्स वाले स्टॉक्स हैं। 52 वीक लो की बात करें तो 326 स्टॉक्स जैसे आईटीसी, यूबीएल, पेज इंडस्ट्रीज और आईआरसीटीसी। अगर कंपनी अच्छी हो तो लो पर खरीदारी का मौका है, लेकिन रिसर्च कर लें, फंडामेंटल देख लें, टेक्निकल्स देख लें, तभी उसमें निवेश करें। निफ्टी का जो टेक्निकल आउटलुक है, निफ्टी इंडेक्स अब मीडियम टर्म सपोर्ट जोन यानी कि जो 25,600 है उसको रिटेस्ट कर रहा है। अगर यह टूट गया तो फिर 25,450 और 25,300 तक का दबाव आप देख सकते हैं, जबकि ऊपर 26,000 पर रेजिस्टेंस है। वोलेटिलिटी हाई है, शॉर्ट टर्म में आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। दोस्तों थोड़ा सा गहराई में अगर जाएं तो ट्रम्प टैरिफ वाला जो बिल है ये रूस को आइसोलेट करने के लिए है, लेकिन भारत, चीन, ब्राजील जैसे देश इससे प्रभावित हैं। भारत रूस से तेल आयात करता है, इससे इन्फ्लेशन बढ़ सकता है और रुपये पर भी दबाव, लेकिन भारत ने पहले भी ऐसे शॉक्स झेले हैं। एफआईआईज आउटफ्लो की बात करें तो 2025 में रिकॉर्ड 1.66 लाख करोड़ उन्होंने बेचा है और अब जनवरी में भी 2026 में उनकी सेलिंग जारी है। लेकिन डीआईआईज मजबूत हैं, घरेलू निवेशक सपोर्ट दे रहे हैं। Q3 के जो नतीजे हैं, बैंकिंग और आईटी से बड़ी उम्मीदें हैं और मिड कैप में भी रिकवरी की उम्मीद करते हैं। टॉप गेनर्स की अगर डिटेल हम समझ लें तो एशियन पेंट्स में कंज्यूमर डिमांड, ओएनजीसी ऑयल प्राइसेस की वजह से और एचसीएल टेक आईटी की रिकवरी की वजह से आगे बढ़ा। सेक्टर एनालिसिस अगर हम देखें तो रियल्टी गिरावट रेट्स और डिमांड की वजह से रही रियल्टी में, ऑटो कंज्यूमर में स्लो डाउन है, लेकिन ऑयल गैस में राहत मिली है। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य अगर हम देखें तो 2008-2020 क्रैश में भी रिकवरी हुई और 2026 में जीडीपी मजबूत है, तो लॉन्ग टर्म अच्छा है। दोस्तों अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करें, एसआईपी अपनी जारी रखें, पैनिक सेलिंग बिल्कुल ना करें, मजबूत फंडामेंटल वाले स्टॉक्स ही चुनें, टेक्निकल्स लेवल को देखें और न्यूज फॉलो करें, लेकिन ओवर रिएक्ट ना करें। दोस्तों बाजार में उतार चढ़ाव सामान्य है, अगर ट्रंप के टैरिफ नहीं बढ़े तो समझ लीजिए और Q3 के नतीजे भी अच्छे आ गए तो आपको बाजार में रिकवरी बड़ी तेजी से देखने को मिलेगी। आपकी राय क्या है कमेंट में अवश्य लिखें कि बाजार उछलेगा या अभी और गोते खाएगा। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर दें और थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगा हो तो शेयर कर दें, और अगर कम अच्छा लगा हो और मेरा एफर्ट आपको पसंद आ रहा हो तो भी इसे शेयर कर दें और लाइक कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।